आज का हमारा विषय बिंदु है कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं पार्श्विक विस्थापन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास एंड रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप पहले से परिचित हैं, जानते हैं कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ हम क्या ले रहे हैं? कांच का गुटका। गुटके से तात्पर्य है यानी कि कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी। तो कांच के गुटके से तात्पर्य आता है उसकी मोटाई से। अगर हम पहले भी हमने माध्यम पढ़ा था कांच का, तो कांच के माध्यम में क्या थी? बहुत ही पतली सी हम एक प्लेट लेते थे, पारदर्शी लेते थे, जो उसे क्रॉस करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक निश्चित मोटाई का एक गुटका लेते हैं जिस पर हम प्रकाश की अपवर्तन क्रिया और उसमें होने वाले पार्श्विक विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। कांच के गुटके में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण गुटके पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद जो अपवर्तन क्रिया होती है, अपवर्तन क्रिया के पश्चात निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? कांच के गुटके में प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिएगा, ये एक कांच का गुटका है। ये हमारा एक कांच का गुटका है जिसका अपवर्तनांक कितना है? स्मॉल n। हमने इसका अपवर्तनांक मान लिया। ये हमारा वायु माध्यम है और यहां भी हमारी वायु माध्यम है। ये हमारा एक कांच का गुटका है इस प्रकार से। ये कांच का गुटका है। इस पर एक आपतित किरण आपतित होती है। ये हमारी एक आपतित किरण है। ये हमारा अभिलंब है। कितना है? m1 और n1। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि अपवर्तन क्रिया में क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो क्या होता है? ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने पर क्या हुई? ये थोड़ी सी अपने मार्ग में झुक गई, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अभिलंब की ओर झुक जाती है अभिलंब की ओर झुक जाती, तो कांच में जो अपवर्तित किरण थी वो हमारी कौन सी किरण हो जाती? आपतित किरण का कार्य करती है। उसके बाद वह फिर अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुल मिला के 3 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया क्या है? कि आपतित किरण का गुटके से टकराना। दूसरी क्रिया क्या है? कि अपवर्तन क्रिया के पश्चात जो परिवर्तित किरण होती है या अपवर्तित किरण होती है वो हमारे अभिलंब से क्या होता है? थोड़ी सी झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जो आपकी अपवर्तित किरण है वो किसका कार्य करती है? आपतित किरण का कार्य करती। कब करती? जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो आपतित किरण हो जाती है। और तीसरी क्रिया क्या होती है? कि अभिलंब से किरण दूर हट जाती। कब? जब वह वायु में प्रवेश करती। कब? कांच से। तो ये जो किरण है ये हमारी किरण होगी निर्गत किरण। निर्गत किरण हो गई जाके। ये हमारी आपतित किरण हो गई। आपतित
किरण हो गई। तो देखिएगा हमारी आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण स्मॉल आई, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण या अपवर्तन कोण स्मॉल आर वन मान लेते हैं। अब देखिएगा अपवर्तन क्रिया में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है अपवर्तन क्रिया के पश्चात किरण। अगर हम देखें तो आपतित किरण आपकी किस प्रकार से गुजरनी चाहिए, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी, इस प्रकार से जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अपवर्तन क्रिया में वह अपने मार्ग से थोड़ी सी हट जाती है। लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल सीधा रखें तो आप देखिएगा कि बिल्कुल निर्गत किरण के समांतर होती है, जाके निर्गत किरण के आपतित किरण बिल्कुल समांतर होती है। तो यही क्या है, कांच के गुटके में प्रकाश का अपवर्तन, कि जब आपतित किरण कांच के गुटके पर अपवर्तन क्रिया करती है तो अपवर्तन क्रिया के बाद जो निर्गत किरण होती है वो आपतित किरण के समांतर हो जाती है या समांतर होती है। तो इसे क्या कहते हैं, गुटके में प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, अब अगर हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा चित्र पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोण आई है, ये कोण हमारा आई है, ये अपवर्तन कोण स्मॉल आर है। अगर हम आपतित किरण को बिल्कुल सीधा निकालते हैं तो अपवर्तन कोण और ये जो डॉटेड लाइन है ये किसके बराबर कोण होगा जाके हमारा, यानी अविलंब और डॉटेड लाइन के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा स्मॉल आई होगा। लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है, तो हट जाती है तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा कोण विस्थापन में अंतर आता है। वो अंतर कितना होता है, आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन होता है। अब देखिएगा कोण है अपवर्तन कोण, लेकिन जब वही कांच से वायु में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाता है, आपतन कोण के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमारा माध्यम कांच है और कांच से कहां प्रवेश कर रहा है, वायु में प्रवेश कर रहा है। और जो हमारा अपवर्तन कोण होता है किसके लिए, वायु के लिए, वो किसका कार्य करता है, निर्गत कोण, निर्गत कोण स्मॉल ई, ये हमारा है निर्गत कोण, निर्गत कोण स्मॉल ई हो गया जाके। तो यहां से हम देखते हैं कि जो आपका गुटके में अपवर्तन क्रिया होती है उस क्रिया में निर्गत किरण हमारी आपतित किरण के समांतर हो जाती है। अब हम दूसरी बात करते हैं पार्श्विक विस्थापन की। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, यानी कि आपतित किरण और समांतर निर्गत किरण के मध्य लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लंबवत दूरी कौन सी हो जाती है, ये जो दूरी होती है ये हमारी कौन सी होगी, लंबवत दूरी होगी जाके। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारी हो गई लंबवत दूरी। तो अभिलंब हमारा n2 हो गया, ये बिंदु हमारा V हो गया, ये बिंदु हमारा L हो गया, ये बिंदु हमारा O हो गया जाके। तो पार्श्विक विस्थापन को अगर हम स्मॉल d मान लें तो ये हमारा हो गया पार्श्विक विस्थापन स्मॉल d, पार्श्विक विस्थापन स्मॉल d। तो पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा हो जाएगी आपतित किरण तथा समांतर निर्गत किरण के मध्य लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या होगी जाके देखिएगा, आपतित किरण व समांतर निर्गत किरण के मध्य लंबवत दूरी को
पार्श्विक विस्थापन स्मॉल डी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण और समांतर निर्गत किरण के मध्य लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा, समझिए। यदि कांच की मोटाई को हम स्मॉल टी मान लें, कांच की मोटाई कितना मान लेते हैं? स्मॉल टी, यानी कांच का गुटका जो है वो स्मॉल टी मोटाई का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज ओ बी और N1, यह हम कह सकते हैं O N1 B। तो समकोण त्रिभुज O N1 B से, तो ये वाला O N1 और B, तो O N1 B देखते हैं तो हमारा जो कोण बनता है वो इस प्रकार से बनता है, एक त्रिभुज इस प्रकार से बनता है। ये हमारा हो गया N1 हो गया जाके, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा बिंदु O हो गया जाके, और ये हमारा हो गया B। तो अगर हम देखें लाल बटा कक्का से, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? OB, हमें पहले OB को ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो हमें मालूम है ON1 स्मॉल टी है, लेकिन OB नहीं पता कि OB हमारी कितनी होगी। तो ये तो दूरी हमें मालूम है कि स्मॉल टी है, लेकिन हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो लाल बटा कक्का से देखते हैं तो आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण के लिए क्या हो जाएगा? कॉस। तो ये हमारा हो गया कॉस R1 बराबर हो गया जाके ON1 अपॉन OB। तो कॉस R1 बराबर हो गया स्मॉल टी अपॉन OB। तो OB हमारा कितना हो गया? स्मॉल टी अपॉन कॉस R1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा, निकालना क्या है हमें? पार्श्विक विस्थापन लेना है। तो पार्श्विक विस्थापन लेना है तो अगला हमारा त्रिभुज होगा जाके OLB। तो यहां से हो जाएगा समकोण त्रिभुज OLB से। तो देखिएगा OLB की अगर हम बात करते हैं तो हमारा इस प्रकार से बनेगा जाके, देखिए ये हमारा बिंदु हो गया L, ये बिंदु हो गया हमारा O, और ये बिंदु हमारा हो गया B। तो BL तो हमें मालूम है कितना है? स्मॉल d है। BL हमारा स्मॉल d है, लेकिन OB हमें नहीं पता, तो ये हमें पता करनी है। अब OL कितना है? OL हमारा है आधार, लेकिन हमें क्या चाहिए? कोण O। कोण O हमारा कितना है? I-R1। तो हम देखते हैं कि हमें दो भुजाएं को देखना है, एक तो हमारी लंब है, दूसरा हमारा कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण ये किस में आता है? साइन के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा साइन I-R1 बराबर हो जाएगा कितना? BL अपॉन OB। तो साइन I-R1 बराबर BL कितना है? स्मॉल d अपॉन OB। तो यहां से OB बराबर हो गया जाके स्मॉल d अपॉन साइन I-R1, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिए, 1 बराबर 2 के। तो हमारा हो जाएगा स्मॉल t अपॉन कॉस R1 बराबर स्मॉल d अपॉन साइन I-R1। निकालना क्या है? पार्श्विक विस्थापन स्मॉल d निकालना है। तो यहां से स्मॉल d बराबर हो गया स्मॉल t साइन I-R1 अपॉन कॉस R1। यही हमारा
कांच के गुटके में प्रकाश के लिए पार्श्विक विस्थापन समीकरण है। तो देखिएगा हमारा समीकरण था d इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर वन अपॉन कॉस आर वन। इसे समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया। अब यदि हम आपतन कोण को बहुत छोटा मान लें, आपतन कोण को कितना मान लें, बहुत छोटा, यदि आपतन कोण बहुत छोटा हो और छोटा हो तो आई माइनस आर वन व आर वन भी बहुत छोटे होंगे और छोटे कोण होंगे जाके। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन आई माइनस आर इक्वल टू आई माइनस आर और कॉस आर वन इक्वल टू हो जाएगा 1 के। इसलिए अब समीकरण 3 देखिएगा, समीकरण 3 में तो साइन आई माइनस आर वन की जगह पे हो जाएगा हमारा आई माइनस आर वन और कॉस आर वन की जगह पे हो जाएगा 1। तो यहां से d इक्वल टू निकल के आया टी आई माइनस आर वन अपॉन 1। तो यहां से हमारा हुआ जाके d इक्वल टू टी आई माइनस आर 1। अब अगर हम i को कॉमन ले लें तो यहां से d इक्वल टू हुआ जाके आई टी 1 माइनस आर 1 अपॉन आई। स्नेल का नियम हमारा क्या कहता है, स्नेल का नियम क्या कहता है देखिएगा, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है एन के। लेकिन कोण हमारे काफी छोटे हैं, जब कोण छोटे हैं तो आई अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एन के, या हम कह सकते हैं कि आर अपॉन आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एन के। तो आर 1 अपॉन आई की जगह कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन एन। तो यहां से d इक्वल टू निकल के आ गया हमारे पास आई टी 1 माइनस 1 अपॉन एन। ये हमारा कांच के गुटके के लिए पार्श्विक विस्थापन है प्रकाशित किरणों के लिए जब हमारी प्रकाश की अपवर्तन क्रिया कांच के गुटके में होते हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने विचार दीजिए, जिससे कि हम और उसमें सुधारात्मक प्रयास कर सकें और शिक्षण को प्रभावी बना सकें।